हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले EMRS एग्ज़ाम के लिए जो जनरल पेपर है 100 मार्क्स का, उसकी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। TGT PGT सभी के लिए, इवन हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। इसमें पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण कहाँ के शासकों के द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था विजयनगर के शासकों के द्वारा। किसने कराया था। तो ये कराया था मालदेवी ने। अनंत राज सागर का निर्माण, अनंत राज जलाशय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि भारतीय हिमालय से निकलती है। तो इसमें जो यमुना नदी है, ये हिमालय से मतलब कि यमुनेत्री से निकलती है यमुना नदी। यदि हम बाकियों की बात करें कोसी की, तो ये गोसाई थान चोटी है नेपाल में, वहाँ से निकलती है। गंडक का उद्गम भी नेपाल से होता है। एंड घाघरा ये तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो हो जाएंगे अलाउद्दीन खान। और इसके पहले भी हम लोग अलाउद्दीन खान से रिलेटेड क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। तो यदि हम बात करें पंडित रविशंकर की, तो ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे तथा संगीतज्ञ थे और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब। 1999 में। साथ ही जो पंडित रविशंकर थे, इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था एंड ग्रैमी अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। द त्र्यंबकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी। कहाँ पे बहती है। महाराष्ट्र में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। बैतूल पहाड़ी MP से। महानदी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। एंड रावी इसका उद्गम है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होती है। इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इन स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो ये हो जाएगा किस रूप में रहती है। ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। तो जो ऊर्जा है वो यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। जो ग्लाइकोजन है ये ग्लूकोज का ही एक पॉलीसेकेराइड है। याद रखिएगा, पॉलीसेकेराइड है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है। तो ये मिला है केरल को बर्ड एटलस। तो ये भारत का पहला है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय के द्वारा बनवाया गया था। तो विजयालय ने किसकी स्थापना करी थी। चोल वंश की स्थापना करी थी। तो वो कौन सा शहर है। वो है तंजावुर। किस नदी के तट पर है। कावेरी नदी के तट पर। और विजयालय की बात याद रखिएगा कि इसने नर केसरी की उपाधि धारण करी थी। नर केसरी कौन। विजयालय। तो उपाधियां पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू वोट ये मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट हैं। 6 हैं। किस भाग में है। भाग 3 में है। कौन कौन सा है। समानता या फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है 25 से 28। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है 23 से 24, ठीक है। एंड एक और है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम का 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल। और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है ये भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। एंड लास्ट वन से संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। तो यदि हम बात करें राइट टू वोट, तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार किस प्रकार का, मतलब कि जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। और ये किसके तहत है। आर्टिकल 326 के तहत है राइट टू वोट। देश के केंद्रीय बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन है। RBI, ठीक है। तो उसके कौन से एक कार्य नहीं है। पहले तो RBI क्या करता है। इट कंट्रोल्स मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। तो यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है।
यह जनता से क्या जमा स्वीकार करता है? क्या आप जो सेंट्रल बैंक है क्या डायरेक्ट आप उसके पास अपने पैसा जमा करते हैं, अपने डिपॉजिट्स जमा करते हैं? तो नहीं, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन भी, यही सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है, यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है और यह देश की मुद्रा भी जारी करता है। इट इश्यू द करेंसी ऑफ द कंट्री। इसके बाकी सभी सही हैं, सिर्फ बी गलत है। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। तो किसी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो समय के क्या होती है? तो वो होती है समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाई किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। डिस्टेंस मतलब कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय मतलब कि टाइम। नेक्स्ट पार्ट है नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? तो ये फुल स्क्रीन को टॉगल करने के लिए प्रयोग किया जाता है F11। कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप बताना है। तो VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में HLL का क्या अर्थ है? HLL स्टैंड फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। MS ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो मतलब कि प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो ये हो जाएगी Ctrl+F2। और यदि हम Alt+F2 करेंगे तो वो जो सेव की गई जो फाइल होती है वो वापस से सेव हो जाएगी। एंड Shift+F2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करेगा। एंड Alt+Ctrl+F2 करेंगे तो ये फाइल जो ओपन डायलॉग बॉक्स है उसमें जाके खुलेगा। निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। और चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक मानते हैं। निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रोग्राम डिजाइन में। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए क्या है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है? तो इसमें हो जाएगा फायरवॉल्स। तो इसमें हो जाएगा फायरवॉल्स परफॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। दिसंबर 2019 में सुर्खियों में रहने वाला सैंड हॉग क्या था? तो वह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का मालवेयर था, मालवेयर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। दशमलव पद्धति कन्वर्ट डेसिमल 101 टू बाइनरी मतलब कि जो दशमलव संख्या है 101 इसको हम बाइनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और फिर जो भी शेष आएगा, ठीक है, उसे हम उल्टा लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। और इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1100 101। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है? डिफाइन डेटा टाइप्स एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। तो वो हो जाएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? तो इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है किसने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए सूचना की संभावनाओं को खोला है? तो इसमें हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। तो इसका हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिलमेंस एट एल 1998 के अकॉर्डिंग आईसीटी की मध्यस्थता वाले शिक्षण अधिगम वातावरण के कितने तरीके हैं? तो ये हैं 6 तरीके। तो इसमें 6 मध्यस्थ शिक्षण अधिगम के तरीके हैं, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, कंप्यूटर, CDOR एंड DVD के माध्यम से, सिमुलेशन के द्वारा एंड इंटरनेट के द्वारा। नेक्स्ट है सूचना और प्रसारण तकनीकी मतलब कि आईसीटी के विकास के साथ ही भविष्य के अध्यापक का रोल क्या होगा? तो वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और डीवीडी आर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड की। नेक्स्ट है तंग जहाज मतलब कि टाइट शिप। क्लासरूम है जहां शिक्षक उच्च स्तर की संरचनाएं बनाए रखते हैं, नियमित रूप से दिनचर्या का प्रबंध करते हैं और बहुत कम निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। तो वो किसकी बात कर रहा है? वो हो जाएगा व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधात्मक शिक्षा का वातावरण। ये क्या है? यह एक प्रकार की टाइट शिप क्लासरूम है। पाठ की योजना बनाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सख्ती से ध्यान देना चाहिए? तो उसे सीखने के उद्देश्य को तैयार करने में, मतलब कि फॉर्मिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण अधिगम रणनीति का चयन करते टाइम एंड शिक्षण गतिविधियों का चयन करने तथा अनुभव को सीखते टाइम। नेक्स्ट है क्या एक प्रकार का शिक्षण है जो छात्रों को एक सामान्य अवधारणा को पेश करने के लिए डिजाइन की गई समस्याओं को हल करने या प्रश्नों की एक श्रृंखला का जवाब देने के द्वारा अपनी अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो वो हो जाएगा इंक्वायरी अप्रोच। तो जो इंक्वायरी अप्रोच होता है उसकी बात करें तो इंक्वायरी अप्रोच इज अ टाइप ऑफ टीचिंग विच इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन देयर लर्निंग प्रोसेस बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स डिजाइन्ड टू प्रेस अ सैल्मोन कॉन्सेप्ट और बाय आंसरिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की जो समस्या समाधान पद्धति है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? टीचर का क्या रोल होता है? तो कक्षा में भय से मुक्त, ठीक है, भय युक्त नहीं, भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। समस्या का विश्लेषण करने में छात्रों की हेल्प करनी चाहिए। महत्वपूर्ण सोच, खुली मानसिकता और जांच और खोज की भावना विकसित करने में छात्रों की मदद करनी चाहिए। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है कि जहां अध्यापक विभिन्न प्रकार के नित्य कर्म तथा अनुदेशात्मक युक्तियों का उपयोग करता है तथा बल विषय वस्तु को अर्थपूर्ण बना रहे विद्यार्थियों पर। तो वह क्या है? तो वो हो जाएगा व्यवस्थित मित्रवत अधिगम वातावरण। तो यही सुचारू रूप से संचालित होने वाली कक्षा में पाया जाता है। अध्यापक जो वर्गखंड अध्यापन में उत्साही होते हैं तो वो सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को भी शामिल करते हैं। एक अध्यापक लिखना सिखाने के लिए अखबार की एक रिपोर्ट उपयोग में लाता है। तो लिखने के लिए इस तरह की सामग्री का उपयोग की गई, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा बाहरी सामग्री, क्योंकि वो बाहर से अखबार की एक रिपोर्ट ला रहा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बाल विकास मूल्यांकन के इंटरैक्टिव चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो इनमें गिविंग फीडबैक मतलब कि फीडबैक देना, प्रतिक्रिया देना शामिल होता है। अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना भी शामिल होता है एंड प्रोत्साहन प्रस्तुतिकरण के तरीके भी शामिल होते हैं, मतलब कि दृष्टिकोण तय करना, मतलब कि डिसाइडिंग मेथड्स। तो इसके तीनों करेक्ट हो जाएंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक के द्वारा किया जाता है? तो वो करता है सेल्फ असेसमेंट, परीक्षण या विनिर्देशन, या फिर इसे ही कहते हैं ब्लूप्रिंट। इसके अनुसार किसी परीक्षण की जो रचना है वो करने से प्रायः किस चीज़ में वृद्धि होगी? तो उससे विषय वस्तु की वैलिडिटी मतलब कि वैधता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है कल्पना करें कि एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके किस में प्रवेश कर सकता है? ठीक है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव की सीखने की क्षमता है और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में भी सक्षम होंगे। तो इसमें हो जाएगा, ये बात कर रहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संशोधन संस्करण में संज्ञा संश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल दिया गया था? तो वो बदला गया था क्रिएटिंग मतलब कि सृजन करने में। नेक्स्ट है सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है, इसके बारे में कौन सा सही है?
तो इसका पहला कह रहा है कि यह धारणा अधिगम, स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित होता है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। तो हो जाएगा इमोशनल रिलेशनशिप से। स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नांकित में से क्या सुनिश्चित होगा। तो वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज सुनिश्चित होंगे। नेक्स्ट है किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है, सही है। एंड दूसरा ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन क्रिया का परिणाम होता है। तो यस, इसके दोनों कथन सही है। बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ द पर्सन विद हिज इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक छात्र के ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका है। तो वह प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक टास्क, प्रामाणिक कार्य प्रदान करना, उन्हें बुद्धिमान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, इनकरेजिंग देम टू रेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस एंड सविमर्श अभ्यास को बढ़ावा देना, मतलब कि फॉस्टरिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है ताकि शिक्षक सहयोगी बनते हैं, सही है पहला। तो दूसरा कह रहा है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी पूरा करते हैं। एंड टीचर्स बिकम इनकरेजिंग, जो टीचर होते हैं वो प्रोत्साहक बनते हैं। तो इसके सभी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट है एक शिक्षक के रूप में नीचे दिए गए तरीके स्वयं को शिक्षण को चुनौती देने के तरीके हैं, सिवाय कौन सा एक जो नहीं है। तो वो पुस्तक विधियों पर निर्भर रहना नहीं है, मतलब कि रिलाइंग ऑन बुक्स मेथड पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षक के लिए क्या है, अपने शिक्षण का मूल्यांकन करना चाहिए, जोखिम, ठीक है, टेक रिस्क भी लेना चाहिए। एंड मिश्रित अधिगम का भी प्रयास करना चाहिए टीचर को। अधिगम और शिक्षण के निम्नलिखित उपागमों में से किस दृष्टिकोण में कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। तो वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में होता है एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में होता है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच में नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2। किस स्थिति में प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं है। पाठ को एक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया जाना हो वहाँ पे प्रदर्शन विधि का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं जब व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो और प्रयोग करने में समय लगता हो तथा अध्यापक केंद्रित उपागम को प्रयोग किया जाना हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब कि समस्या समाधान उपागम सामान्यतः क्या कहलाता है, यही कहलाता है संज्ञानात्मकतावाद। वर्ग शिक्षक रचनावाद को अंगीकार करने के लिए निम्नांकित में से किसका आश्रय लेता है। तो वह सेल्फ डायरेक्टेड गेस्ट फॉर कंटेंट, मतलब कि विषय वस्तु की स्वनियोजित खोज का आश्रय लेता है। नेक्स्ट है छात्र अधिगम के रचनावादी उपागम में सक्रिय रूप से अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं ज्ञान के निर्माण पर लक्ष्य साधती हैं। तो जैसे कि एक दूसरे से प्रश्न पूछना भी आता है इसमें, कहानी का अर्थ निकालना, मतलब कि मेकिंग सेंस ऑफ स्टोरी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का तरीका छात्र हितैषी नहीं है। तो इसमें प्रदर्शन विधि, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये छात्र हितैषी नहीं है, मतलब कि स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ये सभी स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। स्कूली शिक्षा में TLM का अभिप्राय क्या है। TLM स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षा के प्रक्रम में निम्नांकित में से किसका मूल्यांकन करना कठिन है। तो एटीट्यूड तथा वैल्यूज, मतलब कि धारणा और मूल्यों का। नेक्स्ट है टीचर मेड टेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब कि शिक्षक के द्वारा, मतलब कि किसके द्वारा, अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है। तो वो हो जाएगा कि विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु तो अब प्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण तथा
दोष का पता चलता है। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है? तो उसमें सिंगल यूसेज मतलब कि एकल उपयोग, यही अच्छे शिक्षण अधिगम की विशेषता नहीं है। फैमिलियरिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड नोवेल्टी मतलब कि नवीनता, ये सभी तो अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं हैं। कक्षा में अवलोकन मतलब कि प्रेक्षण का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो वो हो जाएगा पर्यवेक्षण की शैक्षणिक आवश्यकता सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम बात करेंगे पार्ट 5 डोमेन नॉलेज की, जिसमें एक्सपीरियंसल बेस्ड लर्निंग के भी क्वेश्चन होंगे एंड NEP 2020 के भी। तो इसमें पहला कह रहा है कि बोध की जांच और शब्द की समझ को क्या कहा जाता है? व्हाट वुड चेकिंग कंप्रिहेंशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर बी कॉल्ड एज? तो जब हम बोध की जांच मतलब कि जो अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी समझ कैसी है, उसकी जांच करने के लिए, और शब्द मतलब कि वर्ड, ठीक है, वर्ड की उसकी समझ कैसी है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं कि शब्द को पढ़ना तथा वाक्य बनाने के लिए उन्हें फिर से व्यवस्थित करना। रीडिंग वर्ड्स एंड रीअरेंजिंग देम टू मेक सेंटेंसेस, ठीक है, वर्ड रीड करेगा तो हमें पता चलेगा कि उसके शब्दों की समझ कैसी है, एंड फिर से वो उनको रीअरेंज करेगा और अपने सेंटेंस बनाएगा, तो अब हमें पता चलेगा कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। नेक्स्ट है भूमिका निभाने का उद्देश्य क्या होता है, मतलब कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ रोल प्ले? क्या हम रोल प्ले इसलिए करवाते हैं बच्चे का कि अंग्रेजी का अभ्यास करने के लिए एक यादगार अवसर प्रदान कर सके उसे? नहीं। विद्यार्थियों से सवाल जवाब पूछना है तो हम उसे रोल प्ले क्यों करवाएंगे? उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्या करें कि एक अलग संदर्भ में उपयोग की जाने वाली कहानी में प्रस्तुत की गई जो भाषा है उसके लिए एक अवसर प्रदान करना। बिल्कुल सही है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर लैंग्वेज दैट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ स्टोरी टू बी यूज्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो रोल प्ले होता है वह भाषा, ठीक है, लैंग्वेज के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। जो बच्चा जो भी रोल प्ले करेगा तो वो उस भाषा को सीखेगा। बच्चों के मूल भाषा का उपयोग न करने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूसेज ऑफ अ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज? तो यदि हम बच्चे की जो मूल भाषा है, ठीक है, लेट्स सी आप साउथ में कहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे की मूल भाषा क्या है? कन्नड़ है, ठीक है, और आप अगर उनका उपयोग नहीं करेंगे तो कौन सी समस्याएं, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी? तो अलाइनेशन आएगा क्योंकि उस बच्चे की अलगाव की भावना आएगी, ठीक है, नॉन पार्टिसिपेशन आएगा, गैर भागीदारी आएगी, और लार्ज स्केल पर ड्रॉप आउट होंगे। फिर बच्चे जब उस लैंग्वेज में सीखेंगे नहीं तो बच्चे स्कूल जाएंगे ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इंडो एर्गो परिवार से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इंडो एर्गो फैमिली? तो ये हिंदी, नेपाली, असमिया एंड पंजाबी, ये तीनों ही हैं। और यदि हम बात करें इंडो आर्यन की तो उनमें आता है हिंदी, उर्दू, बंगला, असमी, नेपाली, मराठी, याद रखिएगा मराठी भी है, गुजराती भी है एंड पंजाबी भी है। द्रविड़ियन परिवार की पूछी जाती है, याद रखिएगा उनमें आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। जो तिब्बतो बर्मन है, ठीक है, तो तिब्बत से लगे हुए कौन कौन स्टेट है? मणिपुरी आएगा, ठीक है, इसमें बोडो आएगा, गारो आएगा, गारो खासी जयंतिया हिल्स है ना मेघालय में, तो उसे याद रखिएगा, गारो आएगा, त्रिपुरी आएगा, त्रिपुरा की भाषा, तो ये सभी आते हैं तिब्बतो बर्मनी भाषा परिवार में। निम्नलिखित में से कौन सी कहानियों के बारे में एक सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टोरीज? पहला ये कह रहा है कि कहानी की किताबें काम की पूरी इकाइयां बनाने के लिए विविधता और एक स्प्रिंग बोर्ड प्रदान करती हैं। स्टोरीज बुक्स एड वैरायटी एंड प्रोवाइड अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर क्रिएटिंग कंप्लीट यूनिट्स ऑफ वर्क। पहला तो बिल्कुल सही है फॉर स्टोरी बुक्स। सेकंड कह रहा है कि कहानी की किताब शिक्षक को अधिग्रहण आधारित पद्धति का उपयोग करने की भी अनुमति देता है, एक्विजिशन बेस्ड मेथड, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कह रहा है कि कहानियां सुनने से बच्चों को लय, अंतरंगता आदि के बारे में पता चलता है। मतलब कि यदि बच्चे स्टूडेंट्स कहानी सुनेंगे तो वो अवेयर होंगे लय मतलब कि रिदम के बारे में एंड इंटोनेशन के बारे में, तो इसका सी भी सही है। डी क्या कह रहा है कि स्टोरी बुक ये प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने को कम कम सार्थक बनाती है। मतलब कि स्टोरी बुक्स मेक लर्निंग लीस्ट मीनिंगफुल फॉर ईच चाइल्ड, नहीं, लीस्ट
मीनिंगफुल नहीं होती है स्टोरी बुक्स, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है, क्या वह है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है लेकिन यह साबित हो चुका है? तो फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, पोस्टुलेट मतलब कि स्वयं सिद्ध मान लेना, ठीक है। और ये मैथ में हम लोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा ओनली टू, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। द्वितीय भाषा मतलब कि सेकंड लैंग्वेज सीखने के सिद्धांत में अर्जन, निगरानी, प्राकृतिक इनपुट, प्रभावशाली परिकल्पना जैसे पद दिए, किसने दिए हैं? तो ये दिए थे स्टीफन क्रशन ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक किस में एक विशेष समाज और संस्कृति की उपज है? तो प्रत्येक भाषा में है ये। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने मतलब कि क्विक रीडिंग को कहा जाता है, उसे कहते हैं हम स्कैनिंग करना। तो जो स्किमिंग और स्कैनिंग है ये दोनों ही त्वरित पढ़ने की टेक्निक्स हैं, लेकिन जो स्किमिंग होता है इसमें संक्षिप्त विवरण पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो विषय वस्तु होती है उसका समग्र अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो स्कैनिंग है इसका उपयोग किया जाता है जब आप कोई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है उसको आप जल्दी से खोजना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आप ही हैं, पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और फिर आपको बाद में याद आया कि फंडामेंटल राइट में क्या था, उसमें क्या था, आर्टिकल 32 क्या था, तो आपको पता है लेकिन आप भूल गए, तो आप उसको क्या, आप बुक खोलेंगे, वहाँ पे जाएंगे, उसको जल्दी जल्दी से, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्कैन करेंगे, मतलब कि जल्दी जल्दी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो उसमें हम बात करेंगे विचारों की मौलिकता की। क्यों? क्योंकि बच्चा जब लेखन करता है तो वह अपनी भाषा, विचारों और अनुभवों का भी प्रयोग करता है। NEP 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये है NCERT की। नई शिक्षा नीति कितने स्तंभों पर आधारित है? 5, ठीक है। कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा। पहुँच, सबके लिए अवेलेबिलिटी होना, पहुँच होना, समता, समता की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, एंड वहनीयता तथा जवाबदेहिता होनी चाहिए, ठीक है। वहनीयता और जवाबदेही होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 स्तंभ। NEP 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंटर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थीम ओरिएंटेड भी नहीं होना चाहिए, बिहेवियरल भी नहीं होना चाहिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। NEP 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ये बात करता है मल्टीलिंग्वलिज्म मतलब कि बहुभाषावाद की। और इसीलिए EMRS में भी आपको देख सकते हैं कि पहले एक जनरल हिंदी आता है, फिर जनरल इंग्लिश का पेपर आता है, एंड नेक्स्ट थर्ड वन एक होता है जो कि आप अपनी किसी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, जो कि 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? रट्टा मार प्रणाली के बजाय सीखने पे जोर देता है, रोट लर्निंग की बात नहीं करता, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान करके उन्हें बढ़ावा देने की बात करता है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है कि टू एम्फसाइज क्रिएटिविटी मतलब कि सृजनात्मकता पर बल देता है, ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि बच्चों में अनुपालन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को दंड एवं पुरस्कार देने का अधिकार है। दंड और पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं, दंड तो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा जो कि गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम का एक एग्जाम्पल है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कौन सा एग्जाम्पल है? कि किसी भी प्रयोग को स्वयं कर रहे हैं, ठीक है, और स्वयं करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस प्राप्त होगा, और वही हो जाएगी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट है, क्लास 7 के छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त क्रिया कौन सी होनी चाहिए? विद्यार्थियों को राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहना, तो इससे उनमें लेखन कौशल नहीं डेवलप होगा, ठीक, तो इससे लेखन कौशल नहीं विकसित होगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बुक में दिया हुआ है, वो उन्होंने पढ़ रखा, तो उन्होंने जो पढ़ा है बस वही जाके वो लिख देंगे, तो इससे उनमें लेखन से कौशल मतलब कि राइटिंग स्किल नहीं डेवलप होगी, तो इसका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ सोचेंगे ही नहीं ना, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्हें याद है वो लिख देंगे। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को क्लास 7 के मेरे अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, उन्हें माई एक्सपीरियंस ऑफ क्लास 7 इसके लिए लिखने को कहना चाहिए, तो इससे उनकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि इसके बारे में जब वो लिखेंगे तो अपना पूरा अनुभव जो उन्होंने साल भर उस क्लास में बिताया है, जो टीचर ने पढ़ाया है, उसको सोचेंगे एंड उस पर विचार करेंगे, एंड तब वो उसे लिखेंगे, तब उनकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षता आधारित अधिगम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से आपका क्या तात्पर्य है?
तो प्रत्येक विषय में किसी विशेष क्षमता में प्रवीणता प्राप्त करना, अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट, जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सह संबंध को प्रदर्शित करता है? तो जैसे कि वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करना और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, तो ये दोनों ही साइंस और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सह संबंध को प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कूल में नाटक करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा कार्य करके सीखना, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? तो उनमें इच्छित सीखने के जो परिणाम है इनकी उपलब्धि के लिए जांच करने के लिए उपकरणों का निर्धारण करना शामिल होता है एजुकेशनल स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में। अनुभवात्मक शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो वह एक मार्गदर्शक तथा सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि किट देकर प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया और कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पार्टिसिपेट भी किया। तो शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की है? तो कौन सा एक सबसे अच्छा तरीका होगा? तो इसमें होगा कि साथियों या फिर शिक्षकों के साथ चर्चा का आयोजन करें और बच्चों के व्यक्तिगत विचारों को प्रतिबिंबित करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बोलने की गतिविधियों, स्पीकिंग एक्टिविटीज में, ठीक है, तो इनका उपयोग मुक्त संचार के लिए किया जाता है? रीटेलिंग अ स्टोरी मतलब एक कहानी को फिर से सुनाना, यही तो है स्पीकिंग एक्टिविटी। चुपचाप पढ़ने में स्पीकिंग कहाँ से आ जाएगी? तो इसका हो जाएगा ओनली 1। अनुभवात्मक गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि छात्र वास्तविक अनुभव कर के सीखने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका सी सही हो जाएगा। NEP 2020 में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त तथा दूरस्थ अधिगम। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा मतलब कि ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन हेतु राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा तथा शिक्षण शास्त्रीय ढांचा, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये बनाने की जिम्मेदारी किससे अपेक्षित की गई है? तो ये की गई है NCERT से। NEP 2020 के अनुसार ECCE का समग्र लक्ष्य क्या है? तो हो जाएगा टू अटेन ऑप्टिमल आउटकम्स इन कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव डायमेंशंस। तो इसका सी सही हो जाएगा। NEP 2020 के अंतिम प्रारूप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष तो ये थे के कस्तूरीरंगन। NEP 2020 के अनुसार ECCE का फुल फॉर्म तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था की देखभाल शिक्षा, और ये हिंदी में है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अब हम बात करेंगे पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की। और ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, मतलब बस ये क्वालिफाई नेचर का है कि वो बस आपको जानना चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, लैंग्वेज के बारे में आपको कितना ज्ञान है, वो जस्ट बेसिक नॉलेज चेक करना चाहते हैं। तो इसलिए इसके बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जिसमें पहला हिंदी से क्वेश्चन है कि ईश्वर की माया यह लोकोक्ति है, तो इसको पूर्ण करने हेतु तो उचित विकल्प कौन सा है? तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, क्या मिल रहा है? राइम मिल रहा है ना कि माया और छाया, तो ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। पंचानन में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुव्रीहि समास। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद तो इसमें हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद, और इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम अक्षत का प्रयोग। आँख, आँख का पर्यायवाची तो ये हो जाएगा लोचन, आँख का पर्यायवाची है। पावक की बात करें तो ये अग्नि का पर्यायवाची है। वसन की बात करें तो वसन मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, चीर, पट, अंबर, वस्त्र। प्रभा की बात करें तो इसका पर्यायवाची है चमक। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है, मतलब कि गलत है? जैसे कि आमिष का सामिस नहीं होता, आमिष का होता है निरामिष।
तो इसका पहला ही गलत है। आधार का आधेय होता है, विपत्ति का संपत्ति, विनत का उद्धत। निम्न में विशेषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा शांत। जैसे कि वह बच्चा शांत है, ठीक है, तो बच्चे की विशेषता क्या बता रहा है? शांत। तो यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये हो जाएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम एंड अन्य पुरुष। उत्तम में क्या आता है? मैं, हम, मैंने, मेरा। मध्यम में क्या आता है? तुम, तू, तुमने, तुम, तुमने, तुमको, आपको। और अन्य में क्या आता है? यह, वह, वे, उनको, उसको। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? तो दांत ये पुल्लिंग को दर्शाता है, ठीक है। दांत अच्छे हैं, दांत सफ़ेद हैं। हम ये नहीं बोलते कि दांत अच्छी है, नहीं, दांत अच्छे हैं, दांत सफ़ेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यह एक गंभीर समस्या है, ये तो सही है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो भूख बड़ी नहीं होती है, मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसका बी हो जाएगा, जो कि गलत है। मैंने राम से पूछा, ये भी सही है। वह घर गया, ये भी सही है। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की, और इसमें पहले इडियम दिया गया है कि चाइल्ड्स प्ले। इसका अर्थ हो जाएगा समथिंग ईजी। नेक्स्ट अगेन इडियम है, द एज्ड मैन प्रेफर्ड टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रस्ट लाइफ। तो टू डाई इन हार्नेस का अर्थ क्या होगा? टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, मतलब कि कार्य करते हुए मरना। नेक्स्ट है वन वर्ड बताना है, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, तो वो हो जाएगा डिसरप्ट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें हो जाएगा एक्वेंटिस, यही करेक्ट है। स्क्वायरल में डबल एल नहीं होगा, इसका मतलब होता है क्या? गिलहरी। रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे REC नहीं होगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और इक्विसिट की बात करें तो यहाँ पे SITE होगा, इसका अर्थ क्या होता है? अत्यंत सुंदर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ रिफाइंड। रिफाइंड मतलब कि शुद्ध, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रूड, कहते हैं ना क्रूड ऑयल। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कॉन्डोन, तो ये हो जाएगा कॉन्डोन मतलब कि माफ़ करना, और इसका सिनोनिम हो जाता है फॉरगिव मतलब कि क्षमा करना। नेक्स्ट है बताना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस है कि एंजॉय इंस्टेंट बेनिफिट्स बाय बिकमिंग अ मेंबर, तो इसका हो जाएगा, पहले स्टार्ट हो गया ये सेंटेंस लेट से, तो लेट इंस्टेंट बेनिफिट्स बी एंजॉयड बाय बिकमिंग अ मेंबर, तो इसका हो जाएगा ए। In the sentence, identify the segment which contains the grammatical error. There is many modes of travel to go to Agra, but I preferred road travel. तो इसमें error है there is many modes. तो यहाँ पे there is नहीं होगा, यहाँ पे होगा there are, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। Fill in the blank है, रचना was angry with her father because he did not take her to the zoo as he promised, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि सेंटेंस किस में है? सेंटेंस है पास्ट टेंस में। तो रिचा वाज एंग्री, मतलब ये भी पास्ट में ही एंग्री थी। क्यों एंग्री थी? क्योंकि रिचा के पापा उसे क्या जू नहीं लेके गए, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जब 2 सेंटेंस पास्ट में दिए गए हैं तो वहीं पे होता है पास्ट ऑफ पास्ट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब का प्रयोग होता है, मतलब हैड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अगेन फिल इन द ब्लैंक है, दे आर ट्विंस, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ, तो हो जाएंगे ऑल्दो दे आर ट्विंस, ठीक है भाई, ट्विंस तो हैं, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट इन देयर एटीट्यूड टू लाइफ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक? तो हो जाएगा 1850 ईस्वी से। अद्यतन अलंकार का शाब्दिक अर्थ, तो ये हो जाएगा आभूषण। नेक्स्ट है छप्पर में होते हैं, तो प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। किसी भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, कौन सा? स्थायी भाव। अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा अभि प्लस ईष्ट, और इसमें भी है दीर्घ संधि। गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? तो यह है कर्ण तत्पुरुष। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? गोबर से बने गणेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऊ संयुक्त स्वर नहीं है।
की बात करें तो यह दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ये 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है वह खाता होगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल की है, तो इसमें हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो आज हम लोगों ने 8th प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व किया है। तो इसी के साथ यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।